सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया के प्राचीन इतिहास का एक जबरदस्त प्रमाण है। तीसरी सहस्राब्दी बीसी में यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फली फूली। ये आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। इस सभ्यता की सबसे खास बात इसका शानदार नगर नियोजन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बहुत ही सोच समझकर बनाए गए थे। इनमें ग्रिड सिस्टम, अच्छी निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार थे। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उनकी मिट्टी के बर्तन अपनी जटिल डिजाइनों के साथ उनकी कलात्मक प्रतिभा को दर्शाते हैं। उन्होंने व्यापार के लिए बाट और माप की एक प्रणाली विकसित की। सबूत बताते हैं कि उनका मेसोपोटामिया से एक मजबूत व्यापारिक नेटवर्क था। उनकी लिपि अभी तक पार ही नहीं जा सकी है, लेकिन ये एक जटिल संचार प्रणाली की ओर इशारा करती है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के सबसे पहले शहरवासियों की कुशलता की एक झलक देती है। इस महान सभ्यता के पतन के कारण अभी भी एक रहस्य है। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या व्यापार मार्गों में बदलाव, ये सब संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी विरासत जिंदा रही। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत में आगे आने वाले सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की नींव रखी। 15वीं शताब्दी बीसी के आसपास भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, वैदिक पीरियड। इस काल का नाम वेदों से लिया गया है, जो पवित्र भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का संग्रह है। संस्कृत में रचित वेद उस समय के जीवन, विश्वासों और सामाजिक संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वे हिंदू धर्म की आधारशिला बन गए। आने वाली सदियों के लिए धार्मिक प्रथाओं और दार्शनिक विचारों को आकार देते हैं। वैदिक लोग देहाती खानाबदोश थे, जिन्होंने धीरे धीरे कृषि की ओर रुख किया। वेद इस बदलाव को दर्शाते हैं। प्रकृति और प्रजनन क्षमता से जुड़े देवताओं को समर्पित भजनों के साथ गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा, जो गणित के लिए महत्वपूर्ण है, माना जाता है कि इसी समय भारत में उत्पन्न हुई थी। खगोलीय प्रेक्षणों ने एक परिष्कृत कैलेंडर प्रणाली के विकास का नेतृत्व किया। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का भी उदय हुआ। इस प्रणाली में छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे और विभिन्न विषयों में व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त करते थे। इस काल ने भारत के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की नींव रखी, महान साम्राज्यों और शिक्षा के केंद्रों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। 6ठी शताब्दी बीसी ने उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्यों के उदय को चिह्नित किया। इसने राजनीतिक एकीकरण की अवधि को जन्म दिया। मौर्य साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण के रूप में उभरा, जिसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित यह अशोक महान के अधीन अपने चरम पर पहुंचा। अशोक का शासनकाल सैन्य विजय और बौद्ध धर्म अपनाने द्वारा चिह्नित था। युद्ध की भयावहता के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने शांति, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश फैलाया। धम्म के रूप में जाना जाने वाला यह दर्शन स्तंभों और चट्टानों पर अंकित किया गया था। अशोक के शासनकाल ने शांति और समृद्धि की शुरुआत की। उन्होंने अस्पताल, विश्राम गृह और सड़कों का एक नेटवर्क स्थापित किया। बौद्ध धर्म के उनके संरक्षण ने एशिया पर स्थायी प्रभाव डाला। मौर्य साम्राज्य ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहिष्णुता का उदाहरण दिया। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत ने क्षेत्रीय राज्यों और राजनीतिक विखंडन का अनुभव किया। 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश प्रमुखता से उभरा, जिससे शांति और सांस्कृतिक प्रतिभा का स्वर्ण युग शुरू हुआ। गुप्त अपने कुशल प्रशासन और कला, विज्ञान और साहित्य के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी समय के दौरान शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा को और विकसित किया गया था। आर्यभट्ट ने पाई के मान और पृथ्वी की परिधि की गणना की। उनके काम ने गणित और खगोल विज्ञान में भविष्य की प्रगति की नींव रखी। गुप्त युग में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। पीरियडिदास ने शकुंतला और मेघदूत जैसे नाटक लिखे। गुप्त राजा कला और स्थापत्य कला के संरक्षक थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं इस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। गुप्त काल ने भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 5, शिक्षा के केंद्र तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत अपने शिक्षा केंद्रों के लिए प्रसिद्ध था, जो दूर दूर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता था। इनमें तक्षशिला और नालंदा दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से 2 के रूप में जाने जाते हैं।
तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, 7वीं शताब्दी बीसी में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसने चिकित्सा, कानून, दर्शन, राजनीति विज्ञान और युद्ध सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की। फारस, ग्रीस और चीन के छात्र प्रसिद्ध शिक्षकों के अधीन अध्ययन करने के लिए तक्षशिला आते थे। पूर्वी भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक अन्य प्रमुख केंद्र था। इसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियों के साथ एक विशाल पुस्तकालय था। नालंदा ने पूरे एशिया के छात्रों को आकर्षित किया, विचारों और संस्कृतियों के जीवंत आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इन विश्वविद्यालयों ने ज्ञान की उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे विचारों का प्रसार किया जिनका दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। तक्षशिला और नालंदा की विरासत भारत की छात्रवृत्ति की प्राचीन परंपरा और वैश्विक ज्ञान में उसके योगदान की याद दिलाती है। भाग 6, मुगल काल, संस्कृतियों और विजयों का ताना बाना। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय चिह्नित किया। मुगल अपने साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लाए, जिसका मौजूदा भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। मुगल सम्राटों ने अपने सैन्य और प्रशासनिक कौशल से साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जजिया कर समाप्त कर सभी धर्मों का स्वागत किया। उनके शासनकाल में कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ। ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुगल काल में लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। मुगल बादशाह संगीत और नृत्य के संरक्षक थे। मुगल साम्राज्य ने भारत की कला, वास्तुकला, भोजन और संस्कृति पर स्थायी विरासत छोड़ी। भाग 7, औपनिवेशिक छाया, प्रतिरोध के बीज बोए गए। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर दिया। एक व्यापारिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ, जो धीरे धीरे राजनीतिक प्रभुत्व में बदल गया। अंततः भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की ओर अग्रसर हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता और चतुर कूटनीति के माध्यम से विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने अपने आर्थिक लाभ के लिए भारत के संसाधनों का शोषण किया, जिससे व्यापक गरीबी और आक्रोश फैला। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां पेश की जिन्होंने भारतीय उद्योगों और शासन की पारंपरिक प्रणालियों को कमजोर कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, जबकि भारतीयों के एक वर्ग को बनाने का लक्ष्य था जो औपनिवेशिक प्रशासन की सेवा कर सके, राष्ट्रवाद के बीज भी बोए। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय कारीगरों और बुनकरों का चित्रण औपनिवेशिक नीतियों के आर्थिक प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के पश्चिमी विचारों के संपर्क में आने से औपनिवेशिक शासन के अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ी। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन उभरे, पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दी और सामाजिक परिवर्तन की वकालत की। प्रतिरोध के बीज बोए गए, स्वतंत्रता के लिए लंबे और कठिन संघर्ष का मंच तैयार किया। भाग 8, स्वतंत्रता संग्राम, विद्रोह से स्वतंत्रता तक। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई विद्रोह देखे गए, जिसकी परिणति 1857 के सिपाही विद्रोह में हुई। जानवरों की चर्बी से सने विवादास्पद राइफल कारतूसों की शुरुआत से शुरू हुआ विद्रोह तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हालांकि अंग्रेजों द्वारा इसे बेरहमी से दबा दिया गया था, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। विद्रोह के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शिक्षित भारतीयों को अधिक स्वायत्तता की अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी जैसे करिश्माई नेताओं के नेतृत्व में जन आंदोलनों का उदय हुआ। नमक मार्च का नेतृत्व करते हुए महात्मा गांधी स्वतंत्रता के लिए भारत के अहिंसक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण क्षण थे। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन, सत्याग्रह ने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में लामबंद किया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता की मांग करते हुए ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत ने सदियों पुराने औपनिवेशिक शासन का अंत करते हुए स्वतंत्रता के अपने लंबे समय से पोषित सपने को हासिल किया। भाग 9,
आधुनिक भारत, गौरवशाली अतीत को दर्शाते हुए उज्जवल भविष्य का निर्माण। स्वतंत्र भारत ने गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता सहित कई चुनौतियों का सामना किया। हालांकि अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए भारत ने विकास और प्रगति के पथ पर कदम रखा। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। भारत ने कृषि और उद्योग से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और वैश्विक मामलों में एक अग्रणी आवाज के रूप में उभरा है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं और भारत गरीबी, असमानता और सामाजिक विभाजनों के मुद्दों से जूझ रहा है। भारतीय संसद भवन भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रतीक है। जब हम भारत के लंबे और गौरवशाली इतिहास पर चिंतन करते हैं तो अतीत के सबक को याद रखना आवश्यक है। सहिष्णुता, विविधता में एकता और ज्ञान की खोज के मूल्य जो भारत की सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। इन मूल्यों को अपनाकर और अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत का भविष्य उसके अतीत की तरह ही उज्जवल और गौरवशाली हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।